ये दंगे दिल्ली के उसी जहांगीरपुर इलाके में हुए हैं जहां वर्ष 2020 में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान इसी इलाके में दंगे हुए थे और सांप्रदायिक तनाव तब भी बहुत बढ़ गया था। आपको याद होगा उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे। वो उस समय दिल्ली में थे और उसी समय ये दंगे कराए गए थे और तब ये कहा गया था, ये आरोप लगे थे कि ये दंगे बहुत सुनियोजित तरीके से कराए गए थे तब, और ये दंगाई जो थे और जो इनके रिमोट कंट्रोल से इन्हें चलाने वाले लोग थे उन्होंने सोच कर रखा था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पहुंचेंगे तब ये दंगे कराए जाएंगे ताकि भारत को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद अंसार जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, उसने तब अपने इलाके की मुस्लिम महिलाओं को सड़क को घेर कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तब भी उकसाया था। यानी ये उस समय भी इन लोगों का नेता बना हुआ था जब 2020 में दंगे हुए थे और अब भी ये दंगों में शामिल है। इसलिए आज आपके मन में सवाल जरूर होगा कि बार बार इसी इलाके में ये दंगे क्यों होते हैं। तो आज हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी तहकीकात की और इस दौरान हमने जो बातें सुनी आज वो आप सबको चौंका देंगी, इसलिए ये बातें आप आज ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ने तो हमें यह बताया कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाके से और खास तौर पर मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकालने की आखिर जरूरत क्या थी। अगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो वो इसी तरह से जवाब देंगे। एक और महिला ने कहा कि मुसलमानों के हाथ में मेहंदी नहीं लगी है और वो भी मारना जानते हैं। और एक लड़के ने हमें यह बताया कि अब वो दबकर नहीं रहेंगे। ये बातें आज पूरे देश को ध्यान से सुननी चाहिए और देखना चाहिए कि भारत का संविधान भले किसी स्थान को हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांटता, लेकिन इसी देश के कुछ लोगों ने भारत के अंदर ही सीमाएं बना दी हैं। ये कब हुआ कि इसी देश में कुछ इलाकों को हिंदुओं का इलाका माना जाने लगा, कुछ इलाकों को मुसलमानों का इलाका माना जाने लगा। और अब सोचिए, ऐसा जमाना अब आ गया है जहां लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि अब हिंदुओं की शोभा यात्रा मुसलमानों के इलाके से नहीं जाएगी, जैसे कि ये इलाका उनका हो गया। और इसी तरह से लोग अब ये भी कहने लगेंगे कि मुसलमानों की जो शोभा यात्राएं हैं अब वो हिंदू इलाके से नहीं जाएंगी। तो यानी हमने अपने ही देश में बहुत सारी सीमाएं, अपने ही देश में और बहुत सारे छोटे छोटे देश बना दिए हैं और अब इन देशों में जाने के लिए भी यहां के लोगों को वीजा लेना पड़ेगा। और इन सीमाओं को तोड़ने का मतलब है पत्थर, आगजनी और दंगे। लेकिन आज जो बातें हमें यहां लोगों ने बताई, हम तो सुनकर हैरान हो ही गए। इतनी नफरत और इतना जहर किसी के मन में कैसे हो सकता है, आप भी सुनिए। मुसलमान के हाथ में मेहंदी थोड़ी लगा है, जब वो मारेगा हमको तो हम भी मारेंगे उसको। बार बार 4 बार, एक बार आने का मतलब क्या है? 4 बार आया, बार बार। क्या मुसलमानों के बच्चे लोग कुछ खाते नहीं है क्या? या दूध नहीं पीते माँ के, खाली हिंदू लोग ही पीते हैं। तो आमने सामने लड़ाई लड़ ले, लड़ना है तो आमने सामने की लड़ाई लड़े। ऐसे क्यों लड़ते? ऐसे जाफराबाद में पीछे से आके लड़ाई लड़ने लगे। ये हर बार होता है, हर बार यहाँ बंद करके ले जाते हैं। वो रमजान नहीं रहता हर बार, लेकिन वो आते हैं ना तो देखते हैं कि मुसलमान भाई का इलाका आ गया, वो वहीं से बंद कर लेते हैं कि मस्जिद है। वो कल क्यों नहीं बंद किया? चलो बंद नहीं किया तो फिर यहाँ पे हम जब बोल रहे हैं बंद करने, फिर वो लड़ाई का मूड क्यों बनाया? तो उनका लड़ने का मूड है भाई। हर जगह मुसलमान को नीचा दिखाया जा रहा है और अब नहीं दिखेंगे, काट देंगे या कट जाएंगे। 2 काम में 1 काम करेंगे। तो अब आप देखिए कि दंगे अगर ना हो तो क्या हो। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कई लोगों ने हमें यह भी बताया कि इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में आकर रहने लगे हैं और उस दिन दंगों के दौरान भी यही लोग सबसे ज्यादा पत्थर बरसा रहे थे। रोहिंग्या मुसलमान वो लोग हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ करके भारत में आ गए हैं अवैध रूप से, और अब ये इसी देश के नागरिक बन गए हैं। हमारे ही देश के नागरिकों में ऐसे घुल मिल गए हैं कि अब इनका पता लगाना असंभव है। हमारे देश के लोग इस बात का तो पूरा हिसाब रखते हैं कि पिछले कुछ सालों में पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए, महंगाई कितनी बढ़ गई। वो सारे आंकड़े हमारे देश के लोगों के पास हैं। लेकिन इस दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या, अवैध शरणार्थियों की संख्या हमारे देश में कितनी बढ़ गई, इसके आंकड़े किसी को याद नहीं। हमें लगता है कि देश की सीमाओं से होने वाली घुसपैठ से हमारे लोगों को लगता है हमारा क्या लेना देना। लेकिन आज दिल्ली में जो हुआ है उससे यह पता चलता है कि शरणार्थियों के संकट को नजरअंदाज करना भारत जैसे देश के लिए कितना गंभीर हो सकता है।
ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बसे हैं इनको प्रॉपर बुलाया गया था और जो इन्होंने यहाँ ये सब करा वो यहाँ के लोग नहीं थे, मैं बता दीजिएगा। ये प्री प्लानिंग है इनकी। इधर कब से बसना शुरू हुआ? कब से बसना क्या चीज? कब से बसना शुरू हुआ बांग्लादेश? ये काफी टाइम हो गया जी, तो 20 के 30-40 साल हो गए। पहले धीरे धीरे करते रहे, अब धीरे धीरे आके जगह जगह मस्जिदें मदरसे बना के उसमें बाहर के लोग आते हैं। चैन छीनना उनने तो बराबर का काम है लोग का। कौन लोग हैं? आम मुसलमान है? कौन? बांग्लादेशी मुसलमान। केजरीवाल जी को खुद लेटर भेजा हुआ है इसी विषय में। मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए, मैंने केजरीवाल जी को स्पेशल लेटर लिख के डाकघर से 18 रुपए दे करके मैंने उनके पास रिपोर्ट भेजी हुई है इसी विषय में। आज भी देखिए, हाँ जी, पूरा जितना क्योंकि हमारे देश के अंदर इनको रहने का अधिकार दिया किसने? नेताओं ने तो दिया है। नेता का वोट बैंक है सारे। यहाँ पे सबसे ज्यादा लूट घसोट ये करते हैं औरतें, हमारी महिलाएं यहाँ से निकलती हैं, सोने की चैन तोड़ ली जाती है, कान की बालियाँ छीन ली जाती हैं, कान फाड़ दिए जाते हैं, फोन छीन लिए जाते हैं, चाकू अड़ा देते हैं ये लोग। मतलब सबसे ज्यादा गुंडागर्दी यहाँ पे ये लोग करते हैं। इतनी शिकायत करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कभी भी बोलते रोड क्लियर करो, अभी देखो हमारा रोड बिल्कुल छोड़ा है, वहाँ अभी भी देख के आओ कितना गंदगी फैली हुई है, कोई नहीं करते, बिल्कुल सफाई नहीं है और आतंक ज्यादा वहाँ पर मुसलमानों का है। स्थिति को देख के हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अभी सिचुएशन जो है कंट्रोल में है। भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। जितने गेट थे लोगों को उन गलियों में भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से दोनों समुदाय एक बार फिर दोबारा से आमने सामने ना हो और स्थिति जो है तनावपूर्ण पैदा ना हो जाए। उनका परिवार नहीं है, इनका भी परिवार है, इनके भी, ये भी तो इंसान है, ये भी लड़ रहे हैं। निकली थी, इन्होंने खलल डाली हमारी शोभा यात्रा में, हनुमान जी की पथराव किया, पेट्रोल बम डाले, ये इन्होंने ईंटें मारी है, गाड़ियां तोड़ी है, पथराव करें। फोर्स तैनात है, इसके अलावा पैरामिलिट्री भी, आरएएफ की टीम भी जो है यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाएं कि ये एक जो गली है इस इलाके का, उस इलाके की गली में जो है यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था इस गली के ऊपर, उसको भी तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इधर दंगा हुआ है बहुत ज्यादा, हजारों की भीड़ के ऊपर, जिसके अंदर उनके हाथ में तलवारें भी थे, चाकू भी थे, डंडे भी थे, सारी तारे तोड़ दिए, क्रेटे फेंक दिए, सारे पत्थर मार दिया, ऊपर गलियों में पत्थर फेंक के मारा है। अगर जुलूस निकल रहा था, उन्होंने परमिशन भी ली होगी, परमिशन लिए तो पुलिस को जुलूस के साथ में प्रोटेक्शन में अक्सर चलते हैं। पुलिस इतना लेट आई, लोगों ने कहा बहुत लेट आई पुलिस, जब सारा उपद्रव हो चुका था तब पुलिस इतना लेट आई है। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी लैप्स है। गंदी गंदी इतनी गालियां दे रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं, और तलवारें नंगी लेकर के खड़े हुए थे, पथराव भी खूब कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर ये हमारे साथ में ये चाचा जी लगते हैं, इनकी गाड़ी का शीशा पीछे का और उनका तोड़ दिया। एक हमारे और चाचा जी हैं, उनकी गाड़ियों का शीशा भी तोड़ दिया और गाड़ी पलट दी, बाहर खड़ी हुई थी उनकी। इन्होंने वहाँ से अचानक क्या हुआ है कि हाँ हुल्ला मचा के पत्थर मारना, और जो हमारी हनुमान जी की मूर्ति है वो खंडित कर दी, उस पर दारू की बोतलें, चप्पल, जो हमारे महंत बैठे थे उनको पीटा है उन्होंने। पुलिस पे फायरिंग करी है। हमारे इसमें मोहल्ले के जो भी हमारे जीव लोग हैं, यहाँ के बेचारे जो यहाँ रहने वाले हैं, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी हैं, उनके बहन बेटियों को मारा, छेड़ा छाड़ा, दुकानें लूटी है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि गाड़ी पे तिरंगा लगा है या भगवान की मूर्ति है। मकसद उनका एक ही था कि इनको मारो और भागो, मकसद यही था। तलवारों से हमला किए हैं, तलवारें भी लहरा रहे थे, पेट्रोल बम से भी हमले किए हैं। पुलिस अपनी जांच शुरू कर दी है। तमाम देखिए इलाके में अभी भी स्थिति को कंट्रोल किया गया है। तमाम जगह पर दिल्ली पुलिस की टीम है। ठीक इसी जगह पर झगड़े की शुरुआत हुई थी। उन्हीं के लोग हैं सर, उन्हीं के लोग हैं, हमारे कोई नहीं है सर, सारे लोग उन्हीं के हैं सर, हमारे कोई नहीं है सर। हम तो सर रोजे से है सर, हम तो रोजे हम नाच रहे हैं, यहाँ पे पत्थर मार रहे हैं, वो देखो अभी तक अभी भी बैनर बटा हुआ है, वो देखो। तो मंदिर में भी हमला कर सकते, मंदिर में हमला नहीं किया हम लोग। वो बाहर का यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिला हुआ है, बाहर का पार्टियां क्यों ये पैसा करेगा? बाहर का ना आया हुआ था, ये 2 बार आया था, पहला बार आया करा किया था घूर के, दूसरा बार आके हमला किया है। जहांगीरपुरी की तस्वीरें हैं और ठीक उसी जगह की तस्वीर है जहां पर अभी कुछ देर पहले पथराव हुआ था। महिला सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात है, सीआरपी और आरएएफ की टीम यहां पर तैनात। इलाके के लोगों की नाराजगी है। जब हम भी यहां पर कुछ देर पहले इन गलियों में गए थे इंटरव्यू के लिए, तब कुछ लोग ये कह रहे थे कि मीडिया भी तमाम बातें नहीं बता रही, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर पक्ष की बात यहाँ पर रखने। जी न्यूज कोशिश कर रहा है कि चाहे वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, तमाम पक्षों की बात हम जी न्यूज पे लगातार दिखा रहे हैं। जो एफएसएल की टीम है
वो यहाँ पर घर के अंदर जा चुकी है और सबसे ऊपर वाली छत पर इस समय है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का ये आरोप था कि जब इस समय उनके ऊपर पथराव हुआ था शोभा यात्रा पे तो छतों से पत्थर फेंके गए थे। दिल्ली पुलिस की जितनी भी इकाइयां हैं वो सभी जहांगीरपुरी की इस हिंसा में लगातार जांच अपनी कर रही हैं और पूरी मुस्तैदी से दिल्ली पुलिस ये एक तरह का मैसेज देना चाहती है कि 2020 में जो दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगा हुआ था वो दिल्ली में दोबारा नहीं होगा। पहले भी 2 शोभा यात्रा निकल चुकी थी, कल 2-3 शोभा यात्रा थी, जो तीसरी वाली थी ये खत्म होने वाली थी। तीसरे वाले में जब सी ब्लॉक में पहुंची थी शोभा यात्रा, सी ब्लॉक में आगे जैसे आया तो मस्जिद है वहाँ, तो मस्जिद के सामने जैसे जो शोभा यात्रा वाले जो भी है हनुमान शोभा यात्रा वाले वो जय श्री राम के नारे लगाते आ रहे थे। जब मस्जिद के सामने उनकी फिर बहस हो गई शुरू, मैं पीछे की साइड में था तो वो जब बहस फिर धीरे धीरे उनका झगड़े का रूप ले लिया। वहाँ उनको समझा दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों पार्टियों को। जो शोभा यात्रा वाले थे वो जी ब्लॉक साइड में चले गए, उधर कर दिया, इनको सी ब्लॉक में रोक दिया। बाद में सी ब्लॉक साइड से फिर काफ़ी पब्लिक आ गई, करीब 1000 की लगभग हो गई, और कुछ लेडीज ऊपर छतों पर चढ़ गई। वो लेडीजों ने ऊपर से कांच की बोतलें पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, सामने से भी पथराव होने लग गया सी ब्लॉक साइड से, और वो सामने से जो तलवार ले रहे थे, राड वगैरह जो भी थी। बाद में फिर उस दौरान पता नहीं पटाखे जैसी आवाज़ आने लगी, फिर एक गोली मेरे लग गया हाथ में, तो मेरे को फिर पीसीआर वाले मेरा ही स्टाफ के वो ले गए हॉस्पिटल। सीधा डायरेक्ट गोली मारी थी, ऐसे नहीं है कि कोई पैर में मारने की कोशिश करी। जहाँ जिस एंगल पे गोली मार रखी है वो सीधा पेट में लगती है, जो तो हाथ में लगने के बाद में हड्डी में छू के हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, तो वो अलग एंगल चेंज हो गया, वो उसमें शरीर में दोबारा लगी नहीं, लेकिन आर पार निकल गई थी गोली। जुलूस के सबसे पीछे वाला गाड़ी में मैं था, आईसी था गाड़ी के, तो सबसे पीछे वाला गाड़ी में मैं था। उसमें जब जुलूस निकल रहे थे तो जुलूस तो निकल ही गए थे करीब करीब, लेकिन लास्ट में वो गाली गलौज भी कर रहे थे दोनों साइड में खड़े होके, वहाँ के जो पब्लिक थे तो गाली गलौज भी कर रहे थे। तो कौन गाली गलौज कर रहा था? वहाँ का पब्लिक जो मुस्लिम कम्युनिटी का है, जो साइड में खड़े हो गए थे, वो गाली गलौज भी कर रहे थे, जैसा गाड़ी के ऊपर टूट के पड़ेगा इस टाइप का भी, और कुछ बांग्ला शब्द में भी गाली दे रहा था, कुछ ऐसे इस टाइप का। तो हम तो सुनते हुए भी अनसुना करके निकल रहे थे, जो जुलूस जितना जल्दी हो सकता है निकल जाए। उसके बाद पथराव शुरू कर दिए थे लोगों ने, और इतने पथराव और बोतल फेंका गया जिसमें हमें खड़ा होने का मौका भी नहीं दे रहे थे। पब्लिक एक साथ इतने आगे, तो उस पथराव में मेरे कम से कम आधा ईंट मेरे इस कंधे पे, राइट वाला कंधे पे आके लगे, जिसमें आके जबड़े में बाद में लगे, और एक पत्थर पैर में लगे, 2 पत्थर लगे। कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं लग रहा, छत से भी आ रहा है, ऊपर से भी, नीचे से भी। जो जमघट सा था वहाँ उसके पीछे से फेंक रहा था, सामने वाले के पास था तो तलवार चाकू तो था ही यार, पीछे से पत्थर आ रहा था। मतलब जो खड़े थे सामने, कम से कम 500,000 आदमी खड़े थे, उसको पीछे से आ रहा था पत्थर। अच्छा। बड़े बड़े ईंट और पत्थर, सर क्या बताऊँ। मेन तो शोभा यात्रा था, लेकिन पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा, पुलिस वालों पे भी लगे, किसी के हाथ में तो काट आया सिपाही का, एक पत्थर तो बहुतों को लगे सर, ठीक है। वो तो एक हमारे थानादार साहब को भी कुछ लग गया, गोली या आर पार हो गया हाथ के सर, बहुत सारे हुआ। उस टाइम भयावह हालत था, बहुत ज़्यादा खतरनाक हालत था उस टाइम, बहुत ज़्यादा पब्लिक था उस टाइम उनके तरफ से। हमने आज आपको 2 पुलिस कर्मियों के ये इंटरव्यूज दिखाए। ये दोनों वो लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी, जो इसमें घायल हुए। अब आप सोचकर देखिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब इस देश के बड़े से बड़े अपराधी भी कम से कम खाकी वर्दी पर हमला नहीं करते थे। पुलिस जैसे ही सामने आती थी, बड़े से बड़ा अपराधी भी वहां से भाग जाता था। पुलिस पर हमला करने की हिम्मत तो किसी की होती ही नहीं थी। लेकिन ये एक नया बदलाव आया है इस बार। अगर आप दंगों में देखेंगे, हाल ही के दिनों में अगर, तो अब पुलिस वालों पर अपराधी गोली चला रहे हैं खुलेआम, हंसते हुए, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। अभी हमने आपको दिखाया, एक पुलिसकर्मी आपको बता रहे थे कि सीधे उनके शरीर पेट में गोली मारी गई। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने अपना हाथ बीच में कर लिया और गोली हाथ में लगी, वरना बहुत सीरियस कंडीशन में हो सकते थे। अभी तो वो हमसे बात कर रहे थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों का जो दंगाई है, इनका क्या माइंडसेट रहा होगा, और इनके मन में अब किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं है। पुलिस का भी, खाकी वर्दी का भी कोई खौफ नहीं है। और एक और नई बात, ना सिर्फ पुलिस पर गोली चलाई जा रही है,
पुलिस कर्मियों की पिटाई हो रही है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं खुलेआम, उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं। और इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया है। ये भी बात हम स्पष्ट कर दें। जो गिरफ्तारियां हुई हैं इनमें 8 आरोपी जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं, 18 माफ कीजिएगा, इनमें 18 आरोपी जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं और 7 आरोपी हिंदू समुदाय से भी गिरफ्तार हुए हैं। इन दंगों को लेकर पिछले 2 दिन में बहुत सारी जानकारियां चल रही हैं, आपने भी इनके बारे में देख लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन अभी तक सही जानकारी आप तक नहीं पहुंची थी। इसलिए आज हमने आपको वही बताया है जो सही है और जो सच है, और यह सच बहुत कड़वा है। आपको याद होगा पिछली बार जब 2020 में इसी इलाके में दंगे हुए थे, तब भी जी न्यूज ने सच आपके सामने रखा था। सच बोलने के नुकसान बहुत होते हैं, सच बोलना इस देश में आसान नहीं है, लेकिन तब भी हमने सच कहा था आपसे। और जब हम पिछली बार गए थे, पिछली बार तो मैं खुद भी वहां पर गया था, और हमने देखा बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो ये शिकायत कर रहे थे कि हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा, मीडिया हमसे बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों की बात देश तक पहुंच रही है। और तब हमने हर पक्ष को बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया, जगह दी, और सही तस्वीर लोगों के सामने हम लेकर आए। आज भी हमने वही किया है। हमारे देश में शरणार्थियों का मुद्दा चुनाव से जोड़कर देखा जाता है, और हमारे देश में जो नेता हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके नेता ऐसे शरणार्थियों के आधार कार्ड बनवा देते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा देते हैं, और यह सब बड़े आसानी से हो जाता है। यानी ये शरणार्थी वोटर बन जाते हैं, और यह राजनीति का एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। शरणार्थियों को वोटर बना दो और फिर उन वोटर्स से उनके वोट खरीद लो, और इसके लिए राष्ट्रीय हित को भुला दिया जाता है। और हमें लगता है कि यह समस्या अब बहुत बड़ी और बहुत गंभीर हो चुकी है, जिसे आप हमारी अगली खबर से और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यह खबर भी बड़ी खतरनाक है। अब आप देखिए, जब हनुमान जयंती पर हमारे देश में दंगे हो रहे थे, ठीक इसी तरह के दंगे गुड फ्राइडे के मौके पर स्वीडन में हो रहे थे, और वहां पर भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने वैसे ही पत्थरबाजी की जैसे भारत के कई शहरों में हुई। अगर आप दिल्ली और स्वीडन की इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये पत्थरबाज और इनकी मानसिकता एक जैसी है। पत्थर जरा से एक ही स्टाइल में, एक ही तरह से बरसाए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो स्वीडन हो। वहां की पुलिस की भी क्या हालत करके रख दी है, आज आप अपनी तस्वीर में देख सकते हैं। स्वीडन में जो हिंसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वहां के लिंचोपिन शहर से आई है, जहां इस्लाम विरोधी पार्टी, जिसको हम स्ट्राम कुर्स कहते हैं, ये एक पार्टी का नाम है स्ट्राम कुर्स। इस पार्टी ने कुरान की प्रतियां जलाने का ऐलान किया था। हालांकि इसके हम आलोचना करते हैं। कुरान की प्रति जलाने का जो घोषणा है ये गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहीं के यहीं हम ये कहना चाहते हैं कि ये इस पार्टी ने गलत किया। लेकिन इस घोषणा के बाद स्वीडन के कई शहर दंगों की आग में झुलस गए, और इस दौरान पुलिस पर भी बहुत पथराव हुए। सबसे पहले अब आप स्वीडन की तस्वीरें देखिए।
खेलते रहते हैं। तो ये स्वीडन में दंगे हो रहे हैं और स्वीडन आज इस्लामिक कट्टरपंथ से इसलिए लड़ रहा है। यह स्थिति स्वीडन में इसलिए हो रही है क्योंकि स्वीडन ने खुद को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन दिखाने के लिए पिछले ही कुछ वर्षों में लाखों मुस्लिम शरणार्थियों को अपने यहां पर शरण दे दी। एक जमाने में जिस स्वीडन में मुस्लिम आबादी नहीं के बराबर थी, आज वहां मुस्लिम आबादी बढ़कर 8% हो चुकी है और स्वीडन की 1 करोड़ की आबादी में 3 लाख शरणार्थी हैं। सोचिए, 1 करोड़ की आबादी है यानी दिल्ली से भी कम, और उसमें 3 लाख शरणार्थी हैं। इसके अलावा अमेरिका के एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक वर्ष 2050 तक स्वीडन में मुस्लिम आबादी अब बढ़कर 31% तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि स्वीडन में शरणार्थियों को लेकर बनाई गई नीति को अब बदलने की मांग की जा रही है। तो हमने आपको आज ये बताया, हनुमान जयंती के मौके पर भारत में दंगे होते हैं क्योंकि हनुमान जयंती की जो झांकी है वो मुस्लिम इलाकों से नहीं जा सकती। जय श्री राम के नारे वहां पर नहीं आप चला सकते, वहां नहीं कह सकते, वहां लाउडस्पीकर नहीं बज सकता, जैसे कि ये इलाके इस देश के हैं ही नहीं। और स्वीडन में भी लगभग ऐसे ही मुद्दे को लेकर, हमारे यहां हनुमान जयंती का दिन था, उनके यहां पर गुड फ्राइडे के दिन ये सब हुआ है। और दंगे आप सोचिए, वैसी ही पत्थरबाजी है, वैसे ही नारे हैं, वैसा ही कट्टरपंथ है। इसलिए पश्चिमी देश पहले सोचते थे कि ये लोकतंत्र के चैंपियन बनेंगे, ये पूरी दुनिया को धर्मनिरपेक्षता सिखाएंगे, और इन्होंने अपने द्वार खोल दिए शरणार्थियों के लिए, और अब उन्हीं शरणार्थियों ने इन तमाम देशों को तंग करके रखा हुआ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.